नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये है साल का एक बहुत ही खास दिन। 9 बज रहे हैं अभी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली वाला रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे में और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी हम और दिखाएंगे भी हम। दिल्ली की गलियों से दिल्ली वालों के दिन भर तक की कहानी, खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलें, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, चूंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। चलिए तो दीपिका, अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम कर ही देते हैं। दिल्ली के लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार भी रहता है इस कार्यक्रम का। और आज जो सबसे पहले हम खबर आपको बताने वाले हैं वो स्पेशली उन लोगों से जुड़ी हुई है जो यमुना नदी के किनारे, यानी कि जो तटीय इलाके होते हैं, जो खादर क्षेत्र है या फिर जो डूब क्षेत्र है, उससे जुड़े हुए स्थानों पर रहते हैं, उनके लिए खबर बहुत ज़्यादा अहम है। बात करेंगे हम दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर की, जो कि अब खतरे की घंटी बजाने लगा है। और आसान शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो क्या हालात है और क्यों ज़रूरी है आपको अभी से क्यों सावधान रहना है, ये हम आपको बताने वाले। दीपिका, हमारी सहयोगी पहले आपको बताएंगे कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है। बिल्कुल, अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो आज शाम तक यमुना का जो जल स्तर है वो 205.25 मीटर तक पहुंच चुका है। अगर हम बात करें खतरे के निशान की, तो जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है, यानी कि हम सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। आप समझिए कि बाढ़ के कितने नजदीक यमुना में हालात बन रहे हैं, ये आप इन्हीं आंकड़ों से समझ सकते हैं। तो ये हालात सुबह 7 बजे तक के हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस साल में तीसरी बार ऐसा है जब यमुना ने इस स्तर को पार किया है। अब तेजी से क्यों बढ़ रहा है पानी, इसके पीछे का कारण पूजा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, हरियाणा के देखिए हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, छोड़ा भी जाएगा दीपिका, क्योंकि वो स्टोर इतना कर नहीं सकते हैं पानी वहां पे। लेकिन समस्या किसके लिए बन जाती है? दिल्ली की पब्लिक के लिए बन जाती है। जो ऊपरी इलाके है, भारी बारिश की वजह से यहाँ पर जो पीक डिस्चार्ज है, और ये कितना है, 65,861 क्यूसेक, ये इतना पहुंच जाता है। यहाँ पर पानी लगभग 48 घंटे में दिल्ली पहुंचता है और बाढ़ का खतरा बढ़ता ही लगातार नजर आ रहा है। और कब बढ़ने लगेगा ये बाढ़ का खतरा, हम वो भी आपको जरा बताते हैं। अगर जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचता है तो निचले इलाकों से लोगों की निकासी शुरू करवा दी जाती है। खतरे का स्तर पार होते ही पानी घरों और गलियों में घुसने लग जाता है। इसको लेकर प्रशासन की तैयारी क्या है दीपिका, वो भी जरा बताते हैं, फिर चर्चा करते हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर हम प्रशासन की तैयारियों की बात करें, क्योंकि जो खतरे के निशान अभी जिस तरह से हमने जानकारी दी कि कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी है, तो ऐसे में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से पहले से अलर्ट है। इसके लिए देखिए बोर्ड होते हैं, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ये विभाग है, आपदा प्रबंधन टीमें हैं जो कि ये सुनिश्चित करती हैं, लगातार मॉनिटरिंग की जाती है इन टीमों की ओर से कि आखिर जो जलस्तर है वो किस स्तर तक पहुंच रहा है। और जैसे ही कुछ ही दूरी पर ये जलस्तर का खतरा मंडराने लगता है तो अलर्ट कर दिया जाता है। पूजा, हाल फिलहाल के दिनों में अभी कुछ दिनों पहले खबरें भी सामने आई हैं जहां दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर सबसे पहले जो बाढ़ का पानी पहुंचता है, चाहे मजनू के टीला के इलाके की बात करें, यमुना खादर की बात करें, इन इलाकों पर लोगों को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को अस्थायी तौर पर दूसरी जगहों पर शिफ्ट कराया जाता है। इस तरह की तमाम तैयारियां जिसके लिए प्रशासन तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है पूजा कि हर साल यही स्थिति आती है। हर साल इसी तरह हम देखते हैं कि दिल्ली में जलस्तर बढ़ता है और बाढ़ के हालात बनते हैं, लेकिन क्या तैयारियां उतनी पर्याप्त होती हैं या नहीं, इस पर भी अब चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, निचले इलाकों में रहने वाले लोग जरूरी सामान अपना तैयार रखें, ये तो हम अपनी तरफ से आपको अलर्ट कर रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी भैया निभा रहे हैं। सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए पहले से अपनी योजना बना लें। तो यमुना का जलस्तर खतरे की सीमा के बेहद करीब है। अगर बारिश और हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और अभी तो पूरा अगस्त का महीना दीपिका बचा हुआ है, अभी तो पूरे अगस्त बारिश होने वाली है। और हमने हाल फिलहाल के दिनों में देखा
बारिश किस कदर हो रही है कि सड़कें भी दरिया में तब्दील होती नजर आ रही है। तो आप सोचिए, हत्तीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है, फिर बारिश भी हो रही है और वाटर लेवल वैसे भी मानसून सीजन में बढ़ ही जाता है। ये कितनी बड़ी एक चुनौती है प्रशासन के लिए भी, क्योंकि नई नई सरकार बनी है बिल्कुल, और प्रूव करना है खुद को कि देखो हमने पिछली सरकार से कितना अच्छा काम किया। बिल्कुल, और बड़ी बात है पूजा। देखिए, जब हम आपने सबसे पहले 2-3 मुद्दे रखे हैं, उस पर अगर विस्तार से चर्चा करें, जल भराव की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि दिल्ली में या दिल्ली से आसपास इलाके नोएडा, गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं, जरा सी बारिश होती है और किस तरह से जल भराव होता है। सबसे पहले तो ड्रेनेज प्रॉपर ना होने की वजह से ये समस्या होती है। दूसरा, एक तरफ लोग सड़कों में जब निकलते हैं, जल भराव की समस्या, दूसरी तरफ हथनीकुंड बैराज से अभी जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि हर घंटे हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। अब सोचिए, हर घंटे अगर पानी छोड़ा जाएगा तो यमुना का जलस्तर लाजमी है कि बढ़ेगा, और हर साल इसी तरह की समस्या दिल्ली वासियों को जिससे दो चार होना पड़ता है। देखिए, पहाड़ों का जो सीधा सीधा फैक्टर है वो दिल्ली वाले झेलते हैं, सीधा कनेक्शन है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है उसका असर हम हरियाणा में देखते हैं और हरियाणा से सीधा पानी यहाँ आता है। तो पूरा एक कनेक्शन है, और कनेक्शन को प्रशासन के लिए एक चुनौती के तौर पर देखना इस दृष्टिकोण से। और सरकार की अगर हम बात करते हैं, नई नई सरकार बनी है और पहला मॉनसून एक्शन प्लान जिसके लिए रेखा सरकार कह रही थी, अब ये बड़ी चुनौती होगी कि वो मॉनसून एक्शन प्लान कितना खरा उतरता है जनता की उम्मीदों पर। क्या पिछली बार से कुछ राहत मिलती है या एक बार फिर से, क्योंकि वो वक्त आने वाला है जब हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली की जो सड़कें वो दरिया में तब्दील होती हैं, दिल्ली में जल भराव होता है और यमुना का जलस्तर कितना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहीं पर सारी गंगा जमुना की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, ऐसे में प्रशासन के लिए एक लिटमस टेस्ट है ये, इसको यूं कहा जाना चाहिए, सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि पहला मॉनसून एक्शन प्लान बनाया उन्होंने जब तक विपक्ष में थे, बड़ा हल्ला मचाया था कि जो पिछली सरकार है वो काम कुछ नहीं करती है, सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन अभी दावा तो देखिए आपने भी किया है, अब वो दावा अगर बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो आप कितने सफल उसमें होते हुए नजर आते हैं, ये देखना होगा। ये तो यमुना में जो जलस्तर बढ़ रहा है उसकी बात हमने कर ली है। आज का दिन बहुत खास दिन है और उस खास मौके पर एक और खबर अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। आज देश भर में जन्माष्टमी का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपिका, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल पूजा, आपको भी, और ये सभी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास दिन है और अपने अपने तरीके से आज के दिन को सभी लोग मनाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया था और इस मौके पर मथुरा वृंदावन में भी खास धूम देखने को मिलती है। पूजा, मथुरा वृंदावन की अगर जन्माष्टमी की हम बात करते हैं तो वहाँ आज सुबह से ही, मतलब आप 3 और 4 बजे से रात से देखेंगे कि लोगों का जाने का, पहुंचने का सिलसिला, और दिन भर लोग लंबी कतारों में लगते हैं दर्शन करने के लिए। एक अलग ही अनुभव होता है। लेकिन सिर्फ मथुरा वृंदावन की अगर हम बात करें तो वहाँ कहना गलत होगा, दिल्ली में भी इसी तरह का लोगों का, भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है। तो अगर हम दिल्ली के इस्कॉन मंदिरों की बात करते हैं, वहां पर भी विशेष तैयारियां आज की गई हैं। तो देखिए, कुछ हम ऐसे मंदिर अपने दर्शकों को अभी बता देते हैं। वैसे तो देखिए, हर जो कृष्ण डिवोटी होता है, कृष्ण भक्त होता है, उनको पता है कि उनको अपने राधे का जन्मदिवस मनाने के लिए कहाँ जाना है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको बताते हैं कि आप किस किस मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। देखिए दिल्ली वालों, आपके लिए बहुत खास खबर है। पहला है ईस्ट ऑफ कैलाश में बना इस्कॉन मंदिर। एक तो काफी बड़ा मंदिर है ये, मैंने विजिट भी किया एक बार, और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर और वाइब भी एकदम चेंज हो जाती है। आप जब भी जहाँ भी जाएंगे आपको इस्कॉन में एक अद्भुत वास्तुकला का, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, तो वो आपको हर जगह स्ट्रक्चर, वाइब देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जिस मंदिर का जिक्र पूजा कर रही हैं वहां पर आप जा सकते हैं आज। बिल्कुल। और दूसरा मंदिर जो होगा जिसमें आप विजिट कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके रस में रस सकते हैं, बिरला मंदिर है, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। ये मंदिर जो है कनॉट प्लेस के पास स्थित है और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। तीसरा मंदिर दीपिका बताएंगे आपको। बिल्कुल, तो तीसरे मंदिर की अगर हम बात करते हैं, ये छतरपुर मंदिर है। दिल्ली के सबसे बड़े और भव्य मंदिरों में से ये एक है। यहाँ की मुख्य विशेषता आपको बता दें कि मुख्य रूप से देवी कात्यायनी को ये मंदिर समर्पित है, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण का भी एक अलग से मंदिर है जो कि भक्तों को अपनी ओर खींचता है और आकर्षित करता है। और आज के दिन अगर आप छतरपुर के आसपास रहते हैं तो इस मंदिर में जाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ जाकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लें, क्योंकि आज यहाँ पर भी विशेष तैयारियां की गई हैं। और पूजा, अगर हम बात करें कि आज के दिन खास तौर पर
जो एक अद्भुत नज़ारा हर एक कृष्ण मंदिर में देखने को मिलता है, बाहर से ही अगर आप मंदिर को देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चौथा मंदिर भी हम आपको बता देते हैं, दिल्ली के मयूर विहार इलाके में स्थित है ये, और गुरुवयप्पन मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर केरल के प्रसिद्ध गुरुवयूर मंदिर की शैली पर बनाया गया है। पांचवा मंदिर है रोहिणी स्थित इस्कॉन मंदिर। ये मंदिर भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अहम केंद्र है और मंदिर अपने विशाल प्रांगण और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर भव्य झांकियां निकाली जाती है। चलिए, ये मंदिर तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया। दीपिका, कौन कौन से मंदिर में आप जा सकते हैं, कैसे आप अपने भक्तिभाव को भगवान श्री कृष्ण के सामने रख सकते हैं? आज जन्माष्टमी का मौका है, आपकी क्या तैयारी है आज के लिए? बिल्कुल, देखिए अभी तो ऑफिस में है और उसके बाद शाम को जिस तरह से मुख्य तौर पर अगर पूजा बात करें कि जन्माष्टमी का पर्व जो शाम से ही शुरुआत होती है, तो विशेष तौर पर मुझे भी, मैं अपने घर में जाऊंगी, पूजा अर्चना करेंगे और जिस तरह से भगवान का जन्म होता है, रात में 12 बजे तक जगेंगे और भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। आपकी क्या तैयारियाँ हैं? मैंने अभी तक तो कोई तैयारी एज सच की नहीं है, क्योंकि अभी तो दफ्तर ही आए हैं हम। हाँ। अब दफ्तर में पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, दर्शकों को सारी खबरें बताएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तब तक उम्मीद है कि माता पिता ने सारी तैयारी करके रखी होगी। दफ्तर आने का ये एक फ़ायदा मिल जाता है कि आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। तो शाम को जाएंगे, तो जैसा ठीक आपने बताया कि घर पर तैयारियाँ हो रखी होंगी, जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, क्योंकि आज कान्हा जी आने वाले हैं। अच्छा, आपने इस बारे में सुना है कि ये सोशल मीडिया पर भी आपने काफ़ी देखा होगा कि हम कृष्ण भगवान को नहीं चुनते हैं, वो अपने भक्तों को चुनते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ है जब आपकी भक्ति एकदम से अंदर से फूट कर बाहर निकली हो? मुझे लगता है पूजा, ये सिर्फ कृष्ण भगवान तक सीमित नहीं है। आप जिस भी स्वरूप को मानते हैं और भगवान आपको अगर उस स्वरूप से कनेक्ट कराना चाहता है, तो अचानक से आपके मन में वो भावनाएं जाग उठेंगी और आपका कनेक्शन अपने आप ही भगवान से बन जाएगा। कई बार ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन उनको अगर मान लीजिए कि उनके साथ कोई उन्हें इतना मोटिवेट करता है, तब भी उनको कोई असर नहीं होता है। लेकिन जब भगवान आपको जोड़ना चाहेंगे ना, तो आपसे कोई कितना भी मोटिवेशन दे और ना दे, आप अपने आप जुड़ जाएंगे। तो यही कुछ कान्हा जी के साथ भी है। अगर हम भगवान के दूसरे स्वरूपों के साथ बात करें तो कनेक्शन तो भगवान अगर बैठाना चाहेंगे तो आपका खुद ब खुद कनेक्शन बैठ जाएगा। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? मेरे साथ ऐसा हुआ है। दरअसल भगवान में बिलीव तो मैं हमेशा से करती थी, लेकिन एकदम जो मैजिकल सिचुएशन बनी वो मेरे लिए तब बनी जब मैं ऑफिस के काम से जन्माष्टमी कवर करने के लिए गई थी। आपको याद होगा कि मथुरा और वृंदावन में होली का त्यौहार भी 1 महीने तक चलता है, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं जन्माष्टमी कवर करने के लिए गई। अब नए शहर में गई हूँ, किसी को वहाँ जानते नहीं है, वहाँ पर जाकर आपको काम करना है। आप सोचिए, नए शहर में जाकर आपके लिए घूमना ही कितना मुश्किल होता है, और आपको वहाँ पर जाकर काम करना है। तो ऐसे में मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम लोग पहले दिन यमुना आरती कवर करने के लिए गए, तो वहाँ पर हमारी गाड़ी का जो बोनेट था, जब हम वहाँ से वापस आए, क्योंकि वहाँ की कुंज गलियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से भटकते भटकते वहाँ पहुँचे, उस बोनेट पर एक मोरपंखी थी। जब हम वहाँ से वापस आए, 4 दिन का हमारा वहाँ ट्रिप था, 4 दिन तक हमने हर एक तस्वीर जन्माष्टमी की दिखाई थी। जिस दफ्तर में मैं काम करती थी उस दौरान की बात है ये। और 4 दिन बाद खुद जिस दिन जन्माष्टमी का पर्व खत्म हुआ, रात को हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ वापस गए। वो 4 दिन वो मोरपंखी हमारे साथ थी, गाड़ी के वाइपर पर लगी हुई थी ऊपर। और चौथे दिन जब हम अपने घर के लिए आ रहे थे, वो मोरपंख वहाँ पर था नहीं। जब इतनी कठिन परिस्थितियों में आप फंस जाते हैं, ब्रज की धरती एक ऐसी धरती है, ऐसी चमत्कारी धरती है कि वहाँ पर जाकर आपको खुद महसूस होता है कि आप किसी की शरण में हैं। बिल्कुल, ये अनुभव तो मैंने भी किया है। और अगर आप जाते हैं मथुरा वृंदावन, खासतौर पर पूजा, अगर हम वहाँ बात करते हैं गोकुल में, गोकुल जाने के बाद आपको एक अलग अनुभव होगा। जिस तरह से कहते हैं ना कि कृष्ण अभी भी जीवंत हैं, वहाँ पर बचपन में आपको याद होगा कि एक मिट्टी जो जिसे हम रज कहते हैं जी, आज भी वो प्रसाद में रज दी जाती है। और आप वहाँ जाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं जो कान्हा की जो नटखट शरारतें हैं, वो आज भी गोकुल में देखने को मिलती है। तो वहाँ की गलियों में कान्हा का अनुभव है, और ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। आप जब ब्रज की धरती पर उतरते हैं ना, आपसे वहाँ कोई हाय हेलो बाय ये सब नहीं कहता है, आपको राधे बोलते हैं। हाँ। आपको हेलो बोलना है तो आपको राधे राधे बोलते हैं। वो आप गाड़ी निकाल रहे हो, कोई पीछे से गाड़ी निकाल रहे हो, वो भी बोलते हैं कि राधे राधे हट जाइए सर। आप ऑटो वाले से बात करेंगे, आप रिक्शे वाले से बात करेंगे, किसी से भी बात करेंगे, तो आपको राधे राधे ही सुनने को मिलेगा। और सबसे एक अलग अनुभव मैं बताती हूँ, रात में 12 बजे आप जन्मभूमि में जाइए, जब जन्मोत्सव होता है,
आपको वहाँ पर भीड़ तो इतनी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन भीड़ के साथ साथ आप समझिए कि आपको राधे राधे की जो धुन है ना, वो लगातार लोग निकलते जाएंगे, लेकिन राधे राधे की धुन आपको एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि 1 सेकंड के लिए भी बंद मिल जाए। ये अनुभव कराता है और कान्हा के प्रति लोगों की जो भक्ति है उसको दर्शाता है। तो बिल्कुल अलौकिक अनुभव रहता है और ऊर्जा तो देखिए किसी भी भगवान की अगर हम बात करते हैं तो एक अलग ही रहती है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये दर्शकों को हम बता देते हैं, जन्माष्टमी के दिन पे, राधा अष्टमी के दिन पे, होली के वक्त अगर आप जा रहे हैं मथुरा वृंदावन की तरफ, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। आपको एक बार एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए कि वहाँ का माहौल कैसा होता है, क्योंकि दुनिया में सबसे अनोखा माहौल होता है। लेकिन आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती है। महिलाएं, पुरुष, आप मंदिरों में जाएंगे, लंबी लंबी कतारों में आपको लगना पड़े, धक्का मुक्की वाली भीड़ हो जाती है। अभी मैंने जैसे जिक्र किया ना कि आप 3 बजे सुबह से लेकर, मतलब लगभग हम कहते हैं ना कि भोर वो निकलते हैं लोग, तो सुबह 3 निकलने लगते हैं और लंबी कतारों में लगते हैं। अब सोचिए कि ये डेडिकेशन है भगवान के दर्शन करने के लिए, और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है रात 12 बजे तक। तो पूजा, चलिए अब दर्शकों को आगे की खबरें भी बता देते हैं कि आखिर आगे दिल्ली में और क्या कुछ खास है। जो अगली खबर हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी गाड़ी से जुड़ी हुई है। तो अगर आप घर से निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं और सोच रहे हैं कि गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, तो घर से निकलने से पहले एक नज़र आप पेट्रोल और डीजल के दाम पर भी डाल लीजिए। आज फिर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार पेट्रोल और डीजल का भाव हम आपको बताने जा रहे हैं। नई दिल्ली में अगर पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए तो 94.77 रुपए लीटर है। पूजा, डीजल का हाल बताइए। बिल्कुल, और डीजल की कीमत 87.67 रुपए प्रति लीटर है। सीएनजी के दाम की अगर हम बात करें 76.09 रुपए प्रति किलोग्राम है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ वक्त में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम में देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम की ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको रेट बता रहे हैं अभी कितना वहाँ पर प्राइस चल रहा है। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा है पेट्रोल का भी, डीजल का भी और सीएनजी का भी। दिल्ली में थोड़ा उससे कम है और नोएडा का भी आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं। पेट्रोल और डीजल और सीएनजी आप भरवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखिए इनमें नज़र नहीं आता है दीपिका, लेकिन हाँ ज़रूर माइलेज का डिफरेंस बिल्कुल आ जाता है। आप सोचिए, मैंने 1 हफ्ते पहले अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराई है, 1 हफ्ते में सारा पेट्रोल खत्म हो गया। ऐसा लगा जैसे वो पेट्रोल उड़ गया है। बिल्कुल पूजा, और कहीं ना कहीं देखा जाए जितने भी गाड़ी चालक हैं और पेट्रोल में गाड़ी चला रहे हैं तो उनका दर्द यही है जो आप बयां कर रही हैं। मेरी गाड़ी भी जो पेट्रोल से चलती है तो उसके साथ भी मैं यही अनुभव करती हूँ कि पता नहीं पेट्रोल जाता कहाँ है, और जाता जहाँ भी है जब दोबारा टंकी भरवाने जाते हैं तो जिस हिसाब से मीटर बढ़ता है उस हिसाब से धड़कनें भी बढ़ती हैं। बिल्कुल, और जेब पर जो असर पड़ता है उससे तो आप भली बातें वाकिफ होंगे। तो ये पेट्रोल डीजल के दाम हमने आपको बताया है। अब सोने चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। कभी वो ऊपर जा रही है तो कभी वो नीचे जा रही है, लेकिन सोने ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। 1 लाख रुपए के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में आज सोने की जो कीमत है 1,01,524 कैरेट की है, जबकि चांदी की कीमत 1,19,200 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये प्राइस देखने के बाद दीपिका, क्या आप सोच रही है कि जाके अब गोल्ड और चांदी खरीद लेना चाहिए? सपना बन रहा है अब ये लोगों के लिए कि पहले आमतौर पर लोग, एक मन करता था, थोड़ा सा मन बना और उसके बाद पहुंच गए गोल्ड खरीदने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए। लेकिन अब सोचना पड़ता है कि अगर हम सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं तो आप सोचिए कि ये तो हमने आपको 22 कैरेट और 24 कैरेट के दाम बताए हैं। अगर आप 14 कैरेट में भी जाते हैं, 18 कैरेट में भी जाते हैं तो आपको एक मामूली, अगर आप एक चेन भी खरीदेंगे, एक रिंग भी खरीदेंगे तो भी आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी जेब पर सीधा सीधा असर दे रहा है। अब सोचिए 1 लाख के पार सोने के दाम पहुंचना, मतलब आज से अगर हम 3-4 साल पहले की बात करें तो सोने के जो दाम हैं वो कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। अब तो यही है ना कि जिन्होंने पहले सोना खरीद लिया तो खरीद लिया, अब तो सोचने में 10 बार, जिन्होंने पहले सोना खरीद लिया और जाने कि जिन्होंने पहले सोना खरीद लिया है अब उनके लिए तो भाई ये हो गया है कि हाँ ठीक है, अच्छी हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट कर लिया है। लेकिन अब तो सोना खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि भाई खरीदना चाहिए या नहीं। तो देखिए, दाम तो चेंज नहीं होने वाले हैं, लेकिन हाँ ग्राम जरूर चेंज हो सकते हैं। अपने लिए ले रहे हैं तो जरा बढ़ा कर ग्राम आप ले सकते हैं। किसी को गिफ्ट अगर कर रहे हैं तो एक छोटी सी टिप है ये कि ग्राम कम करवा दीजिए, जैसे देख के कौन सा पता लगता है कि ग्राम कितने ग्राम का है, कितने का नहीं है। बिल्कुल, ये आप पर डिपेंड करता है कि बजट कैसे मेंटेन करना है और कैसे खरीदारी करनी है। अभी पूजा ने जो टिप दिया है, उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं,
वो हमारे रेडियो टीवी को सुन रहे होंगे और ये टिप आप याद रखेंगे कि किसी को अगर सोना आप देने का मन बना रहे हैं तो दीजिए ज़रूर, लेकिन थोड़ी कटौती कर दीजिए और कुछ कैरेट में कमी कर दीजिए, कुछ ग्राम में कमी कर दीजिए, इससे आपकी बजट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और ये तो देखिए महीना ऐसा है, इतने फेस्टिवल आते हैं इस महीने में। आज तो जन्माष्टमी का त्यौहार है, अगर किसी को लेना, अगर आप सोचिए जो मेल हेड होते हैं अपने घर के, उनकी दीदियां अगर उनको बोलेंगे, उनकी बेटियां उनको बोलेंगी, उनकी मम्मियां उनको बोलेंगी आज तो सोना दिलवा ही दीजिए, तो क्या आएगा उनके जहन में सबसे पहले? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ऐसे दाम जब पहुंचते हैं ना, जब 1 लाख के पार, तो सबसे पहला तो सेंटेंस यही होता है कि थोड़ा दाम कम होने दो। और अब जब 1 लाख के पार पहुंचे हैं तो बहुत ज़्यादा कमी तो होगी नहीं, लेकिन फिर वही टिप है कि अगर इस तरह ज़्यादा प्रेशर टैक्टिक्स अपने परिवार की ओर से अपनाई जाती है तो इस सिचुएशन में आप यही कर सकते हैं कि भाई खरीदिए सोना, लेकिन अपने बजट के हिसाब से कैरेट कम करिए, ग्राम कम करिए। अच्छा पूजा, लास्ट बार आपने सोने की खरीदारी कब की है? अब जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने सोने की खरीदारी की थी, हालांकि तब भी मेरे जेब पे बहुत असर पड़ा था। मेरे तो नहीं, मेरे पापा के जेब पे ज़्यादा असर पड़ा था, क्योंकि हम जो हमारे यहाँ इंडियन वेडिंग होता है उसमें सारी चीज़ें जो हमारे माता पिता होते हैं वही अरेंज करते हैं। लेकिन हाँ, उनके चेहरे को देख के मुझे समझ में आ गया था कि अच्छी खासी जेब खाली हो गई है उनकी। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि जो मेल हेड होते हैं अपने घर के, जब ऐसे सिचुएशन में उनसे बोला जाए कि सोना दिला दीजिए, सोने का हार दिला दीजिए, सोने की अंगूठी दिला दीजिए, उनके कान ज़रूर बंद हो जाते होंगे और चुपचाप वहाँ से निकल जाते होंगे जैसे सुना ही नहीं है कुछ। बिल्कुल पूजा। और ये देखिए मेरे साथ भी ऐसा होता है कि भाई मैंने भी अभी राखी में डिमांड रखी थी कि मुझे कुछ सोने का चाहिए। अब जब हम लोगों ने प्राइस देखे तो फिर उसके बाद मेरे साथ भी यही वाला सिचुएशन हुआ कि भाई सोने के दाम थोड़े कम होने दो, फिर तुमको दिलवाया जाएगा। तो ये आमतौर पर सब लोग वेट करते हैं कि सोने के दाम कम हो जाएं जो 1 लाख के पार पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है कि अभी 1 लाख के पार कम होंगे या और बढ़ने की उम्मीदें हैं पूजा? मुझे तो ऐसा लगता है कि गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप जितना जल्दी कर लो उतना फ़ायदे में रहते हो, क्योंकि जब से मैंने खुद होश संभाला है तब से गोल्ड के रेट मैंने बढ़ते हुए ही देखे हैं। अगर वो कम भी होता है तो वो बहुत कम होते हैं, और बढ़ उतने ही ज़्यादा जाते हैं, उतना कवर अप हो जाता है वो। तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर देखिए जो दाम है वो तो हमने आपको बता दिए हैं फिलहाल। और आपसे जुड़ी हर एक खबर जो आपसे सरोकार रखती है, जो आपसे जुड़ी हुई है, वो हमने आपको बताने की कोशिश की इस कार्यक्रम में। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। रेडियो टीवी का दिल्ली वाला ये प्रोग्राम फिलहाल के लिए समाप्त।